हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई यानी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो बायोलॉजी में कुछ क्लास हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन यानी पोषण। अब पोषण को पढ़ने से पहले हमें कुछ और भी चीजें समझ लेना जरूरी है, जैसे कि सजीव वस्तुएं। सभी लोग जानते हैं कि सजीव वस्तुएं क्या हैं। जो आसपास आप लोग देखते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, हाथी हो गई, ये सारी चीजें आज यहाँ तक कि पौधे हो गए, मनुष्य हो गए, ये सारी चीजें सजीव कहलाते हैं। और सजीव जो वस्तुएं हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, तो सजीव का सबसे छोटा यूनिट जो होता है कोशिका होता है। अब सजीव के लक्षण को हम लोग समझेंगे कि लक्षण क्या क्या सजीव के लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को समझेंगे हम लोग। तो लक्षण क्या क्या है कि सबसे पहले सजीव जो होते हैं गति करते हैं। गति यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, लेकिन पौधों में अलग तरह की गतियां देखने को मिलती है। पौधे एक जगह पे अपना पूरा शरीर तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते हैं, लेकिन उनका जो पार्ट है, तना है, जैसे पत्ती है, ये सब मूव करते रहते हैं, समय के साथ ग्रो करते रहते हैं। तो पौधों में अलग तरह की गति होती है। दूसरा कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो पौधा हो या जानवर या एनिमल हो, उसे भोजन, आयु और जल की जरूरत होगी। क्यों होगी, तो उनके जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, जीवन की जो जीने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए उन्हें भोजन और वायु की जरूरत जरूर पड़ेगी, भोजन, वायु और जल की। तीसरी जो है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या है, आसपास ये समझिएगा कि जैसे आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं तो उस परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया देना ही कहलाता है प्रतिक्रिया। यानी आसपास अगर परिवर्तन होंगे, कोई भी चेंजेस होगा, तो जो सजीव होंगे उसके प्रति अपना प्रतिक्रिया देंगे, यही कहलाएगा प्रतिक्रिया, परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया। तीसरा समझेंगे श्वसन यानी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, पौधा या जानवर, और उसे श्वसन के प्रति ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो श्वसन हो गया, श्वसन बहुत जरूरी है, लक्षण है ये सब। तीसरा है उत्सर्जन। उस उत्सर्जन में क्या देखना है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ है जो शरीर में बच जाता है, जिसका उपयोग नहीं कर पाते हैं शरीर, ठोस पदार्थ, उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, वो कहलाता है उत्सर्जन। और उसके बाद प्रजनन देखेंगे। प्रजनन क्या है, तो प्रजनन में क्या होता है कि अपने जैसे संतान को जन्म देना, वही कहलाता है प्रजनन। और ये प्रजनन इसलिए जरूरी है ताकि पृथ्वी पे उसका किसी भी जीव का अस्तित्व बना रहे। आगे हम लोग समझ गए लक्षण, यहाँ पे समझ गए गति, भोजन, वायु और जल, ये जरूरी है पौधा के सजीव के लिए। तीसरा है जो प्रतिक्रिया, श्वसन, उत्सर्जन और प्रजनन, ये सब चीजें जरूरी है एक सजीव के लिए। और आगे हम लोग समझेंगे लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस तो आप समझ ही रहे हैं, जीवन को बनाए रखने के लिए, जीवन को, हम लोग अपना ही जीवन है तो शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। तो जीवन को बनाए रखने के लिए जीवों द्वारा जो भी प्रक्रियाएं शरीर के अंदर की जाती है, वो प्रक्रियाएं ही क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। हिंदी में जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। देखिए यहाँ पे जीवन को बनाए रखने के लिए जीवधारियों द्वारा निष्पादित मूल क्रियाएं, जैसे कौन कौन सा क्रिया होता है, गति होता है, श्वसन होता है, श्वसन नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी हमें, उत्सर्जन होता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना जरूरी होता है, प्रजनन होता है, ये सब जीवन की प्रक्रियाएं हैं। अगर ये नहीं होगी तो जीवधारी जीवित नहीं रह पाएंगे। आगे हम लोग समझेंगे, जो अब मेन चैप्टर पे आएंगे, न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण क्या है, तो पोषण को हम लोग समझेंगे। पोषण में क्या होता है कि देखिए, जैसे भोजन को हम लोग खाते हैं और उसके बाद हमारा जो शरीर है उसे छोटे छोटे अणु में तोड़ देता है, और इसलिए तोड़ता है कि हम जो खाना खाते हैं सॉलिड के रूप में, उसको डायरेक्ट शरीर हमारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, अवशोषित नहीं कर पाता है। तो भोजन को ग्रहण करना और शरीर के अंदर उसे छोटे छोटे अणुओं में टूट जाना, जिसके बाद शरीर उसे क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो भोजन का एक बार समझ लीजिए, भोजन का अंतःग्रहण यानी भोजन को खाना यानी ग्रहण करना, और उस भोजन को छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करना, शरीर के अंदर वो छोटे छोटे अणु में टूट जाते हैं ताकि हमारा शरीर उसे क्या कर ले, अवशोषित कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब करके उससे ऊर्जा प्राप्त कर ले। इसी प्रोसेस को कहते हैं पोषण। फिर से एक बार पोषण समझिएगा, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करके भोजन शरीर के अंदर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाना, और टूटने के बाद शरीर के द्वारा अवशोषित हो जाना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। तो आप लोग पोषण समझ गए होंगे अच्छा से। अब हम लोग समझेंगे भोजन क्या है। तो भोजन एक फ्यूल है यानी एक ईंधन है जो सभी जीवधारियों को ऊर्जा प्रदान करता है। तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं
उससे क्या प्राप्त होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा के प्रति ही हमारे शरीर में ये सारे क्रियाएं होती रहती है। तो भोजन भी बहुत जरूरी है, नहीं तो शरीर जीवित, सजीव जीवित नहीं रह सकते। उसके बाद हम लोग समझेंगे न्यूट्रिएंट यानी पोषक। पोषक क्या है, तो जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें कई तरह के सब्सटेंस होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो भोजन में क्या होते हैं, कई तरह के पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, जिसका उपयोग हमारा शरीर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करता है। पोषक एक पदार्थ है जिसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज, जल इत्यादि। जैसे हम लोग भोजन करेंगे तो उस भोजन में हमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे। तो पोषक तत्व एक पदार्थ है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान कराता है। तो पोषक कौन कौन से पोषक मिलेंगे, जो हम खाना खाते हैं उसमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज, जल इत्यादि। आगे हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि ये सब पदार्थ की कौन से चीज में कौन सा पदार्थ कितना मात्रा में पाया जाता है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे हम लोग समझते हैं पोषण, हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग अब देखेंगे पोषण के विधियां, यानी कितने टाइप्स के होते हैं पोषण। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के मुख्यतः दो विधि होती हैं। पोषण के कितने विधि होते हैं, दो। कौन कौन, तो पहला स्वपोषण जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है परपोषित जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। अब हम लोग समझेंगे ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक क्या है। पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी पर्यावरण में उपस्थित सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि CO2, जल तथा सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस विधि को कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक। अब अच्छा से समझिए, यह वह विधि है जिसमें जीव जो होते हैं सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस विधि को ही कहते हैं स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक। दूसरा जो है, जैसे इसमें कौन से जीव बनाते हैं, तो पौधा बनाता है, तो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उस जीव को कहते हैं स्वपोषी, स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उस जीव को कहते हैं स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स। और ये विधि को कहते हैं स्वपोषण। ये पूरा जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहते हैं स्वपोषण। और जो जीव बनाते हैं इस तरह से भोजन उसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव यानी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और इस प्रक्रिया को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। उम्मीद है ये समझ चुके होंगे। दूसरा जो है परपोषित जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। इस विधि में ठीक उसका उल्टा है, उसमें जीव जो होते हैं सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2, जल तथा सूर्य का उपयोग करके खाना बना लेते थे, लेकिन इसमें खाना अपने से खुद से नहीं बनाएंगे। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते लेकिन अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वह विधि जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो इस तरह के पोषण के विधि को कहते हैं परपोषित और इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। जैसे हम ही लोग हैं, जैसे मानव, जंतु तथा कवक, ये सब अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ये परपोषित पोषण के भी टाइप्स हैं। परपोषित पोषण के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन, मृत पोषित जिसको कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक, दूसरा है परजीवी जिसको कहते हैं पैरासाइटिक, और तीसरा है पूर्णजैवीय जिसको इंग्लिश में कहते हैं होलोजोई। अब इस तीनों विधि को हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब देखते हैं आगे ये तीनों विधि क्या है। हम लोग हेट्रोट्रॉपिक्स पढ़ रहे थे, उसके टाइप्स हम लोग देखेंगे। हेट्रोट्रॉपिक्स के टाइप कितने हैं, प्रकार कितने हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक्स के 3 टाइप है, हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसमें से पहला है मृत पोषित पोषण जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला क्या है, मृत पोषित पोषण, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये सेप्रोट्रॉपिक क्या है, यानी मृत पोषी पोषण क्या है। तो मृत पोषण में जो जीव होते हैं, सड़े गले पौधे या सड़े गले जो भी जानवर हैं उनके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। डेड एंड डिकेइंग प्लांट से और एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृत पोषी पोषण में यानी सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो जीव होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, मृत पौधे यानी डेड प्लांट एंड डेड एनिमल के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो कौन से जीव हैं जो डेड प्लांट और डेड एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए कवक जो है ये अपने मृत पौधे और मृत जंतुओं के शरीर पर से उससे भोजन प्राप्त करता है। उसके बाद मशरूम है, ईस्ट है, ये सब जो भी है, ईस्ट है, ये जो भी है, ये तीनों सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ये जो पौधे हैं ये अपने शरीर के बाहर
जो जटिल पदार्थ हैं, जो भी जीव जो खाते हैं, ये मृत पौधे या मृत जंतुओं के शरीर से प्रेरक जो भी चीज खाते हैं, उसको शरीर के बाहर ही उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं शरीर के बाहर। यानी इसमें ये शरीर के बाहर लिक्विड फॉर्म में तोड़ के छोटा छोटा कर देते हैं, उसके बाद ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग मृत पोषित समझ चुके होंगे। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, परजीवी पोषण यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें जो जीव होते हैं दूसरे जीवित जीवों के शरीर पे रहते हैं और जीवित जीवों के शरीर पे रह के उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उल्टा उनमें रोग फैला देते हैं। फिर से समझिएगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, जो जीवधारी होते हैं अपना भोजन दूसरे पौधे या जीवित जीव, जीवित मनुष्य के शरीर हो या जीवित कोई भी जानवर के शरीर हो, उसके शरीर के ही ऊपर रहते हैं और उसे हानि भी पहुंचाते हैं, लेकिन उसे मारते नहीं है, बिना उसे मारे उसका जान नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बदले में वो उनके अंदर उसी के शरीर पे रहते हैं और उन्हीं के अंदर रोग फैला देते हैं। तो ऐसे जीव को परजीवी कहा जाता है, पैरासाइटिक कहा जाता है। तो पैरासाइटिक में क्या होते हैं, जो दूसरे जीवित जीवधारियों के शरीर से बिना उसे मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए, अब जो जू है, हमारे मनुष्यों के बाल में जू होते हैं और ये क्या है, जू क्या है, ये पैरासाइटिक है, जीव है। कैसा जीव है, परजीवी जीव है। अब ये जू जो है जिसमें से भोजन प्राप्त करता है उसको होस्ट कहते हैं और इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये परजीवी कहलाएगा। यानी जिसके शरीर से ये भोजन प्राप्त कर रहे हैं, मान लो मनुष्य के शरीर से प्राप्त कर रहे हैं, तो मनुष्य क्या कहलाएंगे, होस्ट कहलाएंगे और ये क्या कहलाएगा, ये पैरासाइट कहलाएगा यानी परजीवी कहलाएगा। तो जिसके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं वो होस्ट कहलाते हैं और जो ये क्या कहलाएगा, ये प्राप्त कर रहा है, इसको भोजन मिल रहा है, तो ये कहलाएगा पैरासाइट। अब जोंक भी है, जोंक भी इसी का उदाहरण है। प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया बीमारी उत्पन्न करने वाला ये जीवाणु है, प्लाज्मोडियम, ये भी पैरासाइटिक ही है। अब तीसरा हम लोग भोजन का देखेंगे, तीसरा पोषण के जो टाइप है उसको देखेंगे, जिसका नाम है होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है, देखिए, अंत ग्रहण के प्रक्रिया द्वारा ठोस भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। मनुष्य ही है, मनुष्य का देख लीजिए, हम लोग भोजन जो खाते हैं सॉलिड फॉर्म है, यानी सॉलिड लिक्विड, यानी ठोस फॉर्म में हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर वो भोजन क्या होता है, सरल पदार्थों में टूट जाता है। सबसे पहले हम लोग भोजन करते हैं और उसके बाद वो शरीर के अंदर जाके सरल पदार्थों में भोजन टूट जाता है। टूटने के बाद जब वो सरल पदार्थों में टूट जाता है तो क्या होता है, जिसको हम लोग पाचन कहते हैं, यानी सरल पदार्थों में भोजन का टूट जाना ही क्या कहलाता है, पाचन। जिसके बाद हमारा शरीर में जो कोशिका है उस भोजन को, जो भोजन पच गया है, जो भोजन सरल पदार्थों में टूट गया है, उसको अवशोषित कर लेता है। मृत पोषी को फिर से समझिए, सॉरी, पूर्णजीवी पोषण को फिर से समझिएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक। सबसे पहले जो भोजन है उसको ठोस रूप में ग्रहण किया जाता है। ठोस रूप में ग्रहण करने के बाद वो शरीर के अंदर उसका पाचन होता है। पाचन मतलब उसको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ा जाता है, सरल पदार्थों में। उसके बाद हमारा शरीर का जो कोशिका है उसे ऑब्जर्व कर लेता है और इस तरह के पोषण को ही हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल है जैसे मनुष्य, हम लोग में भी इसी तरह का भोजन होता है, पोषण होता है। बिल्ली, अमीबा, कुत्ता, ये सब जो भी है होलोजोइक न्यूट्रिशन के ही एग्जाम्पल है। आगे हम लोग समझते हैं, हम देखेंगे पौधे में पोषण, यानी पौधे में पोषण कैसे होते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधे में पोषण कैसे होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो पौधे होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो वो भोजन जिस प्रक्रिया से वो बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस और हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण दो शब्द है, यानी प्रकाश और संश्लेषण से बन के मिलके बना है। फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी फोटो मतलब लाइट यानी प्रकाश, और सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब टू बिल्ड यानी बनाना, बिल्ड मतलब बनाना। तो आप तो यहाँ पे समझ गए होंगे, फोटो मीन्स लाइट यानी प्रकाश, सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड यानी बनाना। तो प्रकाश संश्लेषण जो शब्द है फोटोसिंथेसिस, फोटो और सिंथेसिस से मिलके बना है। अब ये कैसा प्रक्रिया है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पौधा जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है उस प्रक्रिया का नाम फोटोसिंथेसिस है, हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में कैसे भोजन बनाता है ये समझते हैं हम लोग। वह, यह प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे
क्लोरोफिल, हरे पौधे के पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके उपस्थिति में यानी क्लोरोफिल के ही सहायता से ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश CO2 और जल से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण को हम लोग फिर समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को ही कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। दूसरा बात इसमें आता है कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है ये कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के पत्तियों में होता है, यानी पौधे के पत्तियों में ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ पे होता है, पौधे के पत्तियों में। अब इसका फॉर्मूला क्या है थोड़ा सा समझिए। जैसे पौधा किसका इस्तेमाल कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, वायु से प्राप्त कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला बहुत आसान है, तो ये केमिकल रिएक्शन देख लीजिएगा, बहुत आसान है। पौधा कहाँ से क्या प्राप्त कर रहा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ से प्राप्त कर रहा है, वायु से। उसके बाद ये किसका है, H2O यानी जल कहाँ से प्राप्त कर रहा है, मृदा से। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल, ये दोनों मिलके। उसके बाद और इसको किसकी जरूरत पड़ रही है, सूर्य के प्रकाश से, यानी सूर्य के प्रकाश से क्या प्राप्त कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। सूर्य के प्रकाश से क्या प्राप्त कर रहा है, ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। देखिए पौधे जो है CO2 वायु से प्राप्त कर रहे हैं, H2O मृदा से यानी जल जो है मृदा से प्राप्त कर रहे हैं, और सूर्य के प्रकाश से क्या प्राप्त कर रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाते हैं, तो C6H12 और O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, यानी पौधा द्वारा बनाया गया भोजन, यही ग्लूकोज है, C6H12 और O6। और ये ऑक्सीजन भी बनाते हैं। तो पौधा जब भोजन बनाते हैं तो क्या क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। उसके बाद ये इक्वेशन को बैलेंस किया गया है और कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा CO2 प्लस H2O, सूर्य के प्रकाश, इससे क्लोरोफिल के सहायता से ये क्या करते हैं, C6H12 और O6 यानी ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब जो भोजन बनता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा तो भोजन बनेगा ग्लूकोज के फॉर्म में। ये जो ग्लूकोज है बाद में इसको ये किस में बदल जाते हैं, तो ग्लूकोज बनने के बाद ये बाद में स्टार्च में बदल जाते हैं। याद रखिएगा ये ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज बनने के बाद में अतिरिक्त जो ग्लूकोज बच जाते हैं वो क्या होते हैं, कुछ पौधे द्वारा यूज कर लिए जाते हैं और कुछ बच जाते हैं। तो जो ग्लूकोज बच जाता है वो ग्लूकोज का क्या होता है, तो ग्लूकोज स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं और वो स्टार्च पौधे की पत्तियों में जमा रहते हैं। याद रखिएगा पत्तियों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा रहता है। तो जो ग्लूकोज के बाद परिवर्तन होगा स्टार्च में और वो कहाँ जमा रहेंगे, पत्तियों में। अब देखिए पौधे के जो पार्ट्स हैं उसको मरम्मत करने के लिए यानी बिल्ड करने के लिए अच्छा से, और भी उसे छोटे छोटे कई पदार्थों की जरूरत पड़ती है। जैसे पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम इत्यादि जैसे पदार्थ भूमि से ग्रहण करते हैं। ये तो देखिए तो पौधे के छोटे छोटे कम मात्रा में कुछ पदार्थों की जरूरत पड़ती है। वो पदार्थ कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम। ये सब पदार्थ पौधे भूमि से ग्रहण करते हैं। तो याद रखिएगा CO2 और H2O के अलावे और भी छोटे छोटे पदार्थ की जरूरत पड़ती है पौधों को। वो पदार्थ है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, और ये सब भूमि से ही ग्रहण करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये स्टोमाटा क्या है। तो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं। पत्तियों को देखिएगा जब माइक्रोस्कोप से तो उसके ऊपर बहुत से छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा। वो छेद क्या कहलाते हैं, वही छेद कहलाते हैं स्टोमाटा। हिंदी में इसको रंध्र कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। तो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, उस छेद को क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। हिंदी में रंध्र कहते हैं। इसका काम क्या है स्टोमाटा का, ये कार्य क्या करते हैं, तो समझिए स्टोमाटा के मदद से जो पौधे के अंदर ऑक्सीजन गैस बना था, स्टोमाटा की मदद से वो बाहर निकलते हैं। स्टोमाटा यानी जो रंध्र है उसी के मदद से स्टोमाटा गैस क्या होता है, पौधे से में जो गैस बना ऑक्सीजन गैस वो पौधे से बाहर निकलते हैं। किसके मदद से, स्टोमाटा के मदद से। और क्या काम है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है किसको,
पौधों को जो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो वायु से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर शरीर के पौधे के अंदर जाएगा कैसे? तो किसकी मदद से जाता है? तो वो रंध्रों की मदद से जाता है, यानी स्टोमाटा की मदद से जाता है। तो पौधे को CO2 को ग्रहण करने और ऑक्सीजन को अपने शरीर से बाहर निकालने, यानी अपने पत्तियों से बाहर निकालने में स्टोमाटा क्या करता है? मदद करता है, यानी गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है स्टोमाटा। अब देखिए स्टोमाटा के कब खुला रहेगा और कब बंद रहेगा। स्टोमाटा के साइड में दो गार्ड सेल होते हैं, जिसको गार्ड कोशिकाएं हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में गार्ड सेल कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा। ये स्टोमाटा पट्टियों के ऊपर जो स्टोमाटा होते हैं उसके बगल में, जैसे मान लीजिए ये छिद्र है, इसके बगल में गार्ड सेल होते हैं। क्या होते हैं? ये गार्ड सेल को खुलना और बंद होने पे नियंत्रण किसका रहता है? गार्ड से स्टोमाटा को खुलना और बंद होने पे नियंत्रण किसका रहता है? गार्ड सेल। यानी गार्ड सेल का मेन काम है कि स्टोमाटा कब खुलेगा और कब बंद होगा, उस स्टोमाटा को खुलने और बंद होने पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? तो गार्ड सेल करते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं, आगे हम लोग देखेंगे।